हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम थ्योरी क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो लास्ट क्लास हमारी जो पढ़ी क्लास में, उसमें हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। कौन-कौन से टॉपिक हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो हमने जो थ्योरी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो सिज़ोफ्रेनिया था वो डिजीज़ कंडीशन हमने कंप्लीट पढ़ ली है। उसके बाद सेकंड जो हमारी डिजीज़ कंडीशन है मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, तो उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या-क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समराइज़ अगर हम करें तो हमने वहाँ पे मूड डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था कि कैसे-कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। सेकंड अगर चीज़ हम बात करें कि और हमने क्या पढ़ा था, तो और हमने डिस्कस किया था कि डिप्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, साइन सिम्पटम्स और उसके टाइप्स क्या-क्या हो सकते हैं। ठीक है? तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। टाइप्स में हमने कुछ जो अदर टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में भी बात कर ली थी। ठीक है? तो इन चीज़ों के जो एमसीक्यूज़ और जो थ्योरी क्लासेस हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है? आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्या होगी, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन के ऊपर बेस होगी। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उनको हम कौन-सी कैटेगरी में रखते हैं? एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी में, ठीक है? इनका अगर हम बात करें कि अनोदर नेम क्या होता है, इनको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अगर इनका बेसिक मतलब हम समझें तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि वो मेडिकेशंस या फिर वो दवाइयाँ जो कि डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है? चलिए, तो अनदर नेम क्या होगा इनका? मूड एलिवेटर। क्या काम करवा रही है भाई? जो सैडनेस ऑफ मूड है उसको एलिवेट करवाने में आपकी हेल्प कर रही है, इसीलिए इनका नाम क्या दे देते हैं? मूड एलिवेटर। क्लियर है? दूसरा नाम इनका होता है थाइमोलेप्टिक मेडिकेशंस। थाइमोलेप्टिक मेडिकेशंस। जो थाइमोलेप्टिक है, जो थाइम हम वर्ड्स यूज करते हैं, ये भी हमारा मूड के लिए हम यूज करते हैं। तो थाइमोलेप्टिक मेडिकेशंस का मतलब भी क्या है? जो कि मूड को एलिवेट करवाने में हमारी मदद करती है। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम बात करें कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं, इनको हम कहाँ-कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि कौन-कौन से ऐसी डिजीज कंडीशंस हैं जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। तो वन बाय वन अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आपके डिप्रेशन। सेकंड हम बात करें कि आपका हो सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हम इनको यूज करें। बाइपोलर डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, एक एपिसोड डिप्रेशन का भी होता है और एक एपिसोड आपका मेनिया का भी होता है। डिप्रेशन को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? यूनिपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर। क्लियर है? और हम इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो और हम इनको यूज कर सकते हैं आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में। ठीक है? जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, वहां पे भी हम एंटी जो डिप्रेसेंट मेडिकेशन है इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हिस्टीरिया है, जो आपके कन्वर्जेंस डिसऑर्डर्स हैं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो जो हम बात करते हैं कि आपका एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, तो इन केसेस में भी हम जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं उनका यूज करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, अब अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या-क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, हम इसको रब करके थोड़ा-सा ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है? और इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, वो जो डिसऑर्डर्स पाए जा रहे हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? जो आपकी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस है उनका यूज करते हैं। क्लियर है? चलें, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसके इंडिकेशंस की कहाँ-कहाँ पे हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस को यूज करते हैं। ठीक है? अब इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, कैसे ये काम करती हैं, उनके बारे में हम देखें तो सबसे पहले कि आपके पास इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ
एक्शन। कैसे ये मेडिकेशंस काम करती हैं? तो बेसिकली इनमें क्या करना है हमने, जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर आपका सेरोटोनिन है, उसके लेवल का क्या हो गया है, यहाँ पे कमी हो गई है, उसका लेवल आपको अप करना है। तो ये क्या काम करेंगी, जो सेरोटोनिन का लेवल है उसको अप करवाने में मदद करती है। ठीक है, तो क्या काम करती हैं ये, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन, साथ ही साथ एंड, और दूसरा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, नोर एपिनेफ्रिन। तो ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका लेवल अप करवाने में हेल्प करती हैं, यही इनकी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। दूसरी चीज, इनको हम कितने दिन तक यूज करें तब जाके हमारे जो साइन सिम्टम्स है वो थोड़े ठीक होंगे, तो मिनिमम मिनिमम ड्यूरेशन इसकी जो होती है वो 6 से 9 मंथ्स की होती है भाई, कि इतना तो आपको यूज करना ही करना है। या फिर और ड्यूरेशन में हम क्या बात करें, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि कब तक इनको यूज करना है, तो पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट, जैसे कि जब हम प्रैक्टिकल या फिर हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो वहां पे अगर हमें कुछ चीज रिप्लेस करनी होती है तो उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, कि जितना जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, जितना जो आउटपुट हुआ है उसी को अमाउंट को हमें रिप्लेस करना है। सपोज करो कि आपका कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है या फिर लूज स्टूल हो रहे हैं उसको, तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है कि जितना इसका यूरिन का आउटपुट आएगा उतना ही इसको आईवी से आप क्या देंगे, जो भी आपको आईवी फ्लूइड चार्टेड होगा वो आईवी फ्लूइड हमने देना है। सपोज करो 100 ml यूरिन आउटपुट किया है तो उतना ही हमने उस पेशेंट को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो वैसे ही यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट एपिसोड, जितने दिन का जो लास्ट एपिसोड रहा, सपोज करो कि आपका जो लास्ट एपिसोड था पेशेंट में डिप्रेशन का वो 11 महीने रहा, और अब दोबारा अगर पेशेंट में डिप्रेशन हुआ है तो उसकी जो मेडिकेशन है वो कब तक चलेंगी, 11 महीने तक चलेंगी। ठीक है, तो मतलब जितने दिन तक उसका जो प्रीवियस एपिसोड रहेगा उतने ही दिन हमने वो मेडिकेशन चलानी है। ठीक है, या फिर इसमें जो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन ऑफ लास्ट एपिसोड और 6 मंथ विच इज ग्रेटर, जो ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका ड्यूरेशन चलाना है। जैसे कि आप बाइक की सर्विस करवाने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हाँ 2000 किलोमीटर चल जाए या फिर 2 महीने हो जाए, जो पहले हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाना है, उसकी सर्विस करवानी है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर लास्ट एपिसोड आपका 11 महीने का है और या फिर आपका 6 महीने, तो जो ड्यूरेशन ऑफ लास्ट एपिसोड या फिर आपका जो एवरेज हमने दिया है 6 से 9 मंथ्स, तो इसके बेसिस पे इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमने चलाना होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अब हमारे पास, टाइप्स। सबसे पहले पास जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी कैटेगरी है, SSRI। क्या फुल फॉर्म है भाई SSRI की, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्या फुल फॉर्म है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्या काम करती है भाई आपकी एसएसआरआईज, जो सेरोटोनिन है उसका जो रीअपटेक हो रहा है उसको इनहिबिट कर देंगी। ये मैंने आपको जब सिजोफ्रेनिया पढ़ाया था वहां पे भी इनकी मैकेनिज्म समझाई थी कि कैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है वहां से आपका जो रीअपटेक हो रहा है सेरोटोनिन का, उन रीअपटेक जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, तो जो सेरोटोनिन का लेवल है वो हमारे पास सिनेप्स में प्रेजेंट अवस्था में या फिर एक सफिशिएंट अवस्था में बच जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है कि पर्टिकुलर जो सेरोटोनिन जो लेवल है उसको हमने क्या कर दिया, उसका जो रीअपटेक हो रहा था उस रीअपटेक को हमने वहां से ब्लॉक कर दिया। अब वापस से रीअपटेक नहीं होगा तो उसका जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या काम करती हैं, ये सिर्फ सेरोटोनिन का जो लेवल है उसको रीअपटेक करवाने में हेल्प करती है।
ये जो मेडिकेशन है ये आपके नॉरएपिनेफ्रिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। कौन कौन सी मेडिकेशन आती हैं अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो हम इम्पोर्टेंट जो या फिर मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं, फ्लुकजेक्टिन, यही पढ़ते हैं मोस्ट कॉमनली कि हम भाई फ्लुकजेक्टिन। उसके अलावा और कौन कौन सी होती हैं, सर्ट्रालिन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मेडिकेशंस होती हैं सिटालोप्राम। उसके अलावा सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिकेशन है वो है एसिटालोप्राम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं जो कि हमारी कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं, फ्लुकजेक्टिन, सर्ट्रालिन, सिटलाप्राम एंड एसिटालोप्राम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अब इन मेडिकेशंस के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो सबसे मोस्ट सेलेक्टिव सेरोटोनिन जो हमारी ड्रग होती है वो कौन सी होती है, एसिटालोप्राम, ठीक है। क्या होता है भाई एसिटालोप्राम में, ये आपकी होती है मोस्ट मोस्ट सेरोटोनिन सेलेक्टिव ड्रग। मोस्ट सेरोटोनिन सेलेक्टिव ड्रग कौन सी होती है भाई, एसिटालोप्राम, क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा बाकी जो मेडिकेशन है या फिर जो कॉमन इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है आपके पास SSRIs का, उनके बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या काम करती हैं। इनको जो काम तो हमने पढ़ लिया कि क्या काम करती हैं, ये सिर्फ आपका जो सेरोटोनिन लेवल है उसको जो रीअपटेक हो रहा है उसको ब्लॉक करने में मदद करती है, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। इन मेडिकेशंस को शुड बी टेकन इन मॉर्निंग। जो मेडिकेशन है इनको हमें मॉर्निंग में देना होता है और जो इनका इफेक्ट आता है वो कितने दिनों के बाद आता है, 2 to 3 वीक्स। इफेक्ट विद इन, मेडिकेशंस आज आपने स्टार्ट की तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंतराल में आएगा, ठीक है। और कब आपको इनको देना है, तो ये मेडिकेशन जो देनी है वो हमने देनी है सुबह सुबह के टाइम पे। अब इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो साइड इफेक्ट अगर हम पढ़ें कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स ये मेडिकेशन करवाती हैं, साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करें कि पहला जो आपका साइड इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जीआई डिस्टरबेंस, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टरबेंस हुआ है उसकी वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है वो होता है नोजिया। इसमें जीआई डिस्टरबेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है वो कौन सा होता है आपका, नोजिया। इसके अलावा हमारे पास साइड इफेक्ट्स इसमें आते हैं डायरिया, एनोरेक्सिया, ड्राई माउथ, ठीक है। इसके अलावा और हम बात करें आपका वेट गेन, नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जीआई डिस्टरबेंस हुआ है उसकी वजह से जो कॉमनली हमारे पास साइड इफेक्ट आते हैं उनकी लिस्ट है। अब जो आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन आपका एक स्पेशली जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है कौन सी है उसकी वजह से होता है, मेडिकेशन का नाम है पैरोजेंटिन। क्या नाम है भाई, पैरोजेंटिन, सॉरी, पैरोजेटिन, ठीक है। इस मेडिकेशंस की वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि जो पैरोजेटिन है ये आपका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती है। कौन सा इफेक्ट शो करती है, बिकॉज इट हैज एंटी कोलिनर्जिक
इफेक्ट्स। बाकी अगर आप एंटी डिप्रेसेंट देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करवाएंगी, वो आपकी डायरिया करवाती है क्योंकि वो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स में आता है। बट जो पैरोजेटिन है ये आपकी क्या करवाती है, कॉन्स्टिपेशन करवाती है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो आपका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आता है। क्लियर है? तो आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि हाँ भाई, मोस्ट कॉमन जो आपका साइड इफेक्ट आता है जीआई डिस्टर्बेंस में वो कौन सा होता है? कौन सी मेडिकेशन से जो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन करवाने में या फिर उसका जो साइड इफेक्ट है वो कॉन्स्टिपेशन होता है? तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंटली दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? और अगर हम इसके बात करें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं इसके और साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो पहला हमने जीआई डिस्टरबेंस का पढ़ा, सेकंड हम पढ़ेंगे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करें कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, तो वहां पे पेशेंट को हो सकता है एंजाइटी। क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं? एंजाइटी होगा, इंसोम्निया हो सकता है पेशेंट को, उसके अलावा पेशेंट को सेडेशन होगा। ठीक है? पेशेंट को विविड ड्रीम्स आएंगे। विविड का मतलब क्या हो गया? ब्लड विजन। ठीक है? पेशेंट को स्वेटिंग होएगी, इमोशनल डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, इमोशनल डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। ठीक है? पेशेंट में सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं एंड फाइनली कोमा भी हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा जो सीएनएस इफेक्ट आ रहे हैं तो आपकी जो एंटी डिप्रेसेंट है उनकी वजह से भी ईपीएस हो सकते हैं। चांसेस थोड़े कम होते हैं बट हो सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास हमने क्या बात की, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो साइड इफेक्ट्स हैं इन मेडिकेशन जो एसएसआरआई है इनकी वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स। और साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं भाई? और अगर हम साइड इफेक्ट्स के बारे में देखें तो नेक्स्ट हम बात करें कि और क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये आपके अफेक्ट करती हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ को। सेक्सुअल डिस्टरबेंस, क्या इफेक्ट आते हैं भाई सेक्सुअल डिस्टरबेंस पे? तो जो सेक्सुअल की जो एक इंटरेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिबिडो, तो ये क्या काम करवा देती है? लिबिडो को कम करवाती है। ठीक है? लिबिडो को कम करवा देती हैं। उसके अलावा जो इजाकुलेशन है उसको बढ़ा देती है, डिलेड इजाकुलेशन। ठीक है? या फिर क्या करवा देती हैं? डिलेड ऑर्गेज्म, या फिर इसको इनहिबिट भी करवा सकती है कि इंसान लगा हुआ है बट फाइनल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है? तो ये जो मेडिकेशंस हैं जो एंटी डिप्रेसेंट है ये क्या काम करवाती हैं? लिबिडो को कम करवा देती हैं, इजाकुलेशन जो होता है उसको डिले करवा देती हैं, और जो ऑर्गेज्म होता है उसको इनहिबिट भी करवा सकती हैं कि पेशेंट कभी भी अपने ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं आपका प्री मैच्योर इजाकुलेशन वाला, तो वहां पे जो मेडिकेशंस या फिर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आपका एंटी डिप्रेसेंट ही मेडिकेशंस दी जाती है। ठीक है? जो आपकी एसएसआरआईज कैटेगरी की जो मेडिकेशंस है उन्हीं का यूज किया जाता है जो आपके प्री मैच्योर इजाकुलेशन से जो पेशेंट है उनके लिए। ठीक है? क्योंकि वो क्या काम करवा रही है, आपकी इजाकुलेशन को डिलेड करवा रही है। क्लियर है? चलिए, बट इनका एक हमारे पास जो मेजर साइड इफेक्ट देखने को क्या मिला कि ये फिर धीरे-धीरे पेशेंट में क्या करवा देती हैं, जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसी को कम करने लग जाती हैं। ठीक है? चलिए, और ये जो है ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है भाई, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। ठीक है? विद लॉन्ग यूज, लॉन्ग टर्म यूज। अगर एंटी डिप्रेसेंट जो एसएसआरआईज हैं उनको ज्यादा लंबे समय के लिए यूज किया जाए तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो कौन सा होता है? आपका सेक्सुअल डिस्टरबेंस। क्लियर है? चले नेक्स्ट, चलो सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और हमारे पास क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं,
तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है ब्लड से रिलेटेड हिमेटोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स। ब्लड से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे आ सकते हैं कि जो प्लेटलेट होती है उनके फंक्शंस को अल्टर्ड करवाने में ये क्या करती हैं, अल्टर्ड करवा देती हैं। अल्टर्ड फंक्शनल अल्टर्ड फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट एग्रीवेशन। ठीक है, एग्रीगेशन। जो प्लेटलेट चिपकती हैं तो उनके फंक्शंस को अल्टर्ड करवा देती हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अगर जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहा है, जो एसएसआरआईज ले रहा है, और अगर उनको चोट लगी है, उनको कोई भी घाव हुआ है, तो वहां पे जो क्लोट बनने की जो चांसेस होती है वो हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट आपकी वहां पे काम नहीं कर रही है। इन जो मेडिकेशंस थी इन्होंने प्लेटलेट के फंक्शंस के साथ छेड़खानी कर दी। अब प्लेटलेट वहां पे जमा नहीं हो रही है, ब्लड का क्लॉट नहीं बना पा रही है। तो ऐसे पेशेंट प्रोन टू होते हैं किसके, ब्लीडिंग के। अगर उनको हल्का सा भी चोट लगा तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लीडिंग वहां पे ज्यादा देर बनेगी, वहां पे क्लॉट नहीं बन पाता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ अदर साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। कौन से होते हैं वो अदर साइड इफेक्ट, तो हम बात करें वो होते हैं हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया। ये मेडिकेशंस क्या करवाती हैं, जो सोडियम का लेवल है उसको कम करवाती है। उसके अलावा एलर्जी हो सकती है, ये तो किसी भी मेडिकेशंस की वजह से हो सकती है, या फिर हम बोलें कि रैसेज हो सकते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट काम ये करवाती हैं वो क्या होता है, हाइपर प्रोलैक्टी प्रो सॉरी प्रोलैक्टिमीनिया। जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा देती है। स्पेलिंग थोड़ी सी वो हो गई है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा देंगे। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा तो गैलेक्टोरिया हो जाएगा। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? तो यही जो कॉमन जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में हमने बात की है एसएसआरआईज के। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें और क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर एसएसआरआईज ले सकते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट में क्या हो जाए, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, सेरोटोनिन सिंड्रोम। क्या नाम देते हैं भाई, सेरोटोनिन सिंड्रोम। क्या मतलब है सेरोटोनिन सिंड्रोम का, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड में जो सेरोटोनिन जो लेवल है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेरोटोनिन सिंड्रोम। की अचानक से पेशेंट मेडिसिन ले रहा था और जो मेडिसिन है उनका लेवल बढ़ गया है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, सेरोटोनिन सिंड्रोम। क्लियर है? चलिए, इसमें क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं इसके, कि जो सिम्टम्स आते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम के, वो क्या क्या होते हैं। अगर हम उनकी बात करें कि अगर जो सेरोटोनिन लेवल है वो बढ़ जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे पास अपीयर होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर जो सेरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है तो उसके हमारे पास, पहले तो अगर इनको साइन सिम्टम समझने से पहले भाई एक चीज और समझनी है हमने। साइन सिम्टम बात की बात है कि कौन सी जो मेडिकेशन है उनकी वजह से ऐसा होता है, जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन कौन सी हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूज ऑफ एसएसआरआईज एंड दूसरी जो कैटेगरी है कौन सी, माओज, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, कौन सी है भाई, यूज ऑफ एसएसआरआईज एंड माओज, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये क्या करवा देती हैं, इनकी वजह से जो सेरोटोनिन सिंड्रोम है वो होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोज करवा देती हैं इंक्रीज सर्ज ऑफ
सीरोटोनिन, ठीक है, ये सीरोटोनिन सर्ज को बढ़ा देती हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट अगर हम चीज देखें, जो लिथियम है, जब पेशेंट, जो हम मेनिया के जो पेशेंट है या फिर जो बाइपोलर के जो पेशेंट है, उनको जब हम ट्रीट करते हैं, लिथियम मेडिकेशन वहां पे देते हैं, इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है हमारी। तो जो लिथियम है, लिथियम की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट में सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो जो लिथियम है, लिथियम हैज सम सीरोटोनिन एगोनिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो लिथियम है, लिथियम भी हमारा क्या काम करवाता है, जो सीरोटोनिन जो एक्टिविटीज हैं, सॉरी आया नहीं आपके पास, जो सीरोटोनिन है उसको क्या करवा देता है, एगोनिस्ट की जैसे काम करता है। एगोनिस्ट यानी सेम उसके जैसे, और एंटागोनिस्ट यानी उसके ओपोजिट में, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो सीरोटोनिन सिंड्रोम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जो बात की हमने कि लिथियम भी आपका सीरोटोनिन एगोनिस्ट हो सकता है, ठीक है। कि सपोज करो कि आप पेशेंट को मेनिया की जगह पे ट्रीट कर रहे थे, पेशेंट में आपने लिथियम मेडिकेशन दी हुई थी और पेशेंट को सीरोटोनिन सिंड्रोम हो गया, वहां पे सीरोटोनिन का लेवल बढ़ गया, क्यों? क्योंकि जो लिथियम मेडिकेशन है उसमें भी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो सीरोटोनिन एगोनिस्ट होती है, एगोनिस्ट यानी उसके जैसे काम करने वाला, और दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट यानी ओपोजिट, जो उसके ओपोजिट काम करती है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका बेसिक था। अब हम बात करें कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स जो हम पढ़ रहे हैं, क्या जो आपका सीरोटोनिन सिंड्रोम है उसके जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो क्या क्या आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डायरिया, ठीक है, पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेसनेस हो जाएगा, और हमारे पास क्या-क्या साइन सिम्टम्स आएंगे अगर हम बात करें सीरोटोनिन जो हमारा सिंड्रोम हुआ है, तो हमारे पास पेशेंट बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहेगा, एजिटेशन, ठीक है। उसके जो रिफ्लेक्स हैं वो बढ़ जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि पेशेंट में सीजर्स आ सकते हैं भाई, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया, ठीक है। जो मसल्स हैं उनमें क्या हो जाएंगे, मसल्स रिजिडिटी, और क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे पास, डेलेरियम, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कोमा डेवलप हो सकता है, या फिर सुसाइडल आइडिएशन, पेशेंट में सुसाइडल आइडिएशन डेवलप हो सकते हैं। और अगर पेशेंट में सुसाइडल आइडिएशन डेवलप हो गए हैं तो आपने क्या कर देनी है, तुरंत की तुरंत मेडिकेशंस को स्टॉप कर देनी है, ठीक है। अगर सुसाइडल आइडिएशन डेवलप हुए हैं तो उसका क्या ही ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हमने मेडिकेशंस को तुरंत बंद कर देनी है, ठीक है। बाकी अगर हमारे पास साइन सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो भी हम मेडिकेशंस को स्टॉप कर सकते हैं, ताकि जो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, अब हम वहां पे सीरोटोनिन पहुंचाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा, उसका जो रीअपटेक था वो इनहिबिट नहीं होगा, और अगर इनहिबिट नहीं होगा तो जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है जहां पे उसके रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, वो रिसेप्टर सीरोटोनिन को वापस से रीअपटेक कर लेंगे, और जो सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि जो मेडिकेशंस देंगे, ठीक है, तो वो कौन सी हम प्रीफर करें, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो जो ट्रीटमेंट हम देंगे पेशेंट में वो क्या होगा, सपोर्टिव केयर होगा भाई, सपोर्टिव केयर इन द सेंस कि जो जो आपके पास साइन सिम्टम्स आए हैं उनके बेसिस पे आपको काम करना है। कि जैसे पेशेंट डेलेरियम में जा रहा है, मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी सी अल्टर्ड हो रही है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब केयर प्रोवाइड करवाना है,
ठीक है? पेशेंट में डायरिया हो रहा है तो हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। पेशेंट एजिटेटेड में जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है तो हमें पेशेंट को क्या करना है, कूल एंड काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। अकॉर्डिंग टू जो सिम्पटम्स आ रहे हैं उनके बेसिस पे हमने इसका काम करना है। ठीक है? अगर हाइपरथर्मिया हो रहा है तो आपको एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस देनी है। मसल्स रिजिड हो रही है तो मसल जो रिलैक्सेंट है वो मेडिकेशंस हमने देनी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास सपोर्टिव केयर है और जो सुसाइडल अगर आइडिएशन डेवलप हो गए हैं तो आपको मेडिकेशन को बंद कर देनी है। उसके अलावा हम और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्रिप्टोहेप्टेडिन, ठीक है? जो सिप्रोहेप्टेडिन जो मेडिकेशन है इसका हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। ठीक है? ये मेडिकेशंस यूज की जाती है किसके लिए? जो आपका सेरोटोनिन जो सिंड्रोम हुआ है उसको ठीक करने के लिए। इतना समझ में आया सभी को? तो ये हमने क्या पढ़ा, जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी की जो मेडिकेशंस है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के बारे में। अब दूसरी चीज हमने एक चीज और देखनी है, एसएसआरआई एंड प्रेगनेंसी। ये जो मेडिकेशंस हैं अगर हमें प्रेगनेंसी है किसी फीमेल को और अगर हमें वहां पे यूज करनी पड़ रही हैं तो इनके क्या इफेक्ट आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? तो बेसिकली तो अगर जो एसएसआरआईज होती है इनका ऐसा कोई भी नो मेजर इफेक्ट टेरोटोजन, ऐसी कोई भी मेजर टेरोटोजेंस नहीं होती हैं ये मेडिकेशंस। ठीक है? बट इसमें हमारे पास एक जो मेडिकेशंस आती है कौन सी, पैरोजेटिन, जो क्या काम करवा रही थी, कॉन्स्टिपेशन करवा रही थी, वो क्या करवा देती है, आपका जो सीवीएस सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसकी एबनॉर्मलिटी करवा देती है। सीवीएस डिफेक्ट्स, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके डिफेक्ट करवा देती है कौन सी, पैरोजेटिन। उसके अलावा जो बाकी की जो अदर कैटेगरीज हैं हमारे पास, जो बाकी अदर मेडिकेशन हैं एसएसआरआईज की, उनका ऐसा मेजर हमें टेरोटोजेनिसिटी देखने को नहीं मिलता। बट जो पैरोजेटिन है वो क्या काम करवा देती है, सीवीएस के हमें डिफेक्ट करवा देती है। उसके अलावा हमें कुछ कॉमन एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं अगर हम प्रेगनेंसी में एसएसआरआईज का यूज करें। वो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उनको। पेशेंट में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चा है उसमें एडीएचडी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है? और क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, जो बच्चा है उसका जो अपगार स्कोर है वो हमें कम देखने को मिल सकता है, लो अपगार स्कोर। कितना होता है अपगार स्कोर, बताओ भाई कितना होता है, कब कब हम चेक करते हैं? तो ये हम चेक करते हैं कब कब, 1 मिनट और आपके 5 मिनट्स में। ठीक है? कितने पॉइंट्स होते हैं इसमें, हमारे पास स्कोर जो आपका जाता है वो 0 से 10 जाता है। टोटल 5 पॉइंट हम इसमें चेक करते हैं और 0, 1, 2 इसको हम रेटिंग देते हैं। तो आपका स्कोर कम हो जाता है। उसके अलावा हम बात करें कि और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चे में जो हमें देखने को मिलेंगे। जो फीमेल है उसकी जो गैस्टेशनल एज है, गैस्टेशनल एज वो कम हो सकती है। बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम हो सकता है, डिक्रीज बर्थ वेट। ठीक है? जो मदर है उसमें आपके पास गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। उसके अलावा मदर में प्री एक्लेम्सिया डेवलप हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो एसएसआरआईज हैं अगर प्रेग्नेंट फीमेल में दे दी जाएं तो क्या क्या चीजें वहां पे डेवलप हो सकती हैं। ठीक है? कुछ चीजें हमें मदर में देखने को मिलेंगी और कुछ चीजें हमें बेबी में इसके अफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है? और भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे है
ये बच्चे में क्या करवा देता है, persistent pulmonary hypertension कोज करवा देता है न्यूबॉर्न में। जो एसएसआरआईज है अगर प्रेगनेंसी में दे दिया जाए तो persistent pulmonary hypertension कोज करवा देता है। पल्मोनरी यहां लिख देते हैं भाई, अगर कट गया है तो ठीक है। persistent pulmonary hypertension कोज करवा देता है बच्चे में, इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में क्या करवा देता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोज करवा देता है अगर प्रेग्नेंट फीमेल में आपने एसएसआरआईज दे दी है तो। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे हमारे पास एसएसआरआईज एंड प्रेगनेंसी की बात। अब अगर बात करें हम कि जो एसएसआरआईज आप दे रहे हो और देते देते आपने बंद कर दी अचानक से, तो विड्रॉल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो अगर विड्रॉल सिम्टम्स की बात करें तो कौन कौन से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कौन सा, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन का मतलब मेडिसिन आप दे रहे थे और देते देते आपने सडनली मेडिकेशंस देना बंद कर दिया है, तो आपके कौन से सिंड्रोम या फिर कौन से सिम्टम्स वहां पे अपीयर होते हैं। ठीक है, अभी हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं एसएसआरआईज के बारे में। चलिए भाई, तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये क्यों होता है, ड्यू टू एब्रप्ट स्टॉपेज या फिर डिसकंटिन्यूएशन, एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसएसआरआईज। जो आप मेडिकेशंस दे रहे थे उसका आपने सडनली अचानक से डिसकंटिन्यूएशन कर दिया, तो ये सिंड्रोम हमारा डेवलप हो जाता है। ठीक है, कॉमनली सीन विद, कौन कौन सी जो मेडिकेशंस हैं उनके ये साथ देखने को मिलता है, कॉमनली सीन विद, कि जो कौन सी मेडिकेशंस हैं जिनको आप सडन बंद करवा दो तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पैरोजेटिन। भाई ये जो पारो है ना, ये बहुत हर जगह पे आ रही है। पारो बच्चे में भी नुकसान पहुंचा रही है, पारो ने देवदास को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो जो पारो है ये बहुत आपका नुकसानदायक है भाई, ये आपको याद रखनी है। पारो आपकी हर जगह गड़बड़ कर रही है। ठीक है, देव को भी इसने बहुत नुकसान पहुंचाया, ये बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे भी हमारे पास पारो ही जिम्मेदार है किसके लिए, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम के लिए। क्लियर है। अब अगर हम बात करें और क्या क्या हो सकता है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम में, तो जो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम है ये हमें जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन है, ये आपकी कौन सी कैटेगरी की है, शॉर्ट टर्म, नॉट सीन विद लॉन्ग टर्म। ठीक है, या फिर जो लॉन्ग एक्टिंग जो होती है, लॉन्ग टर्म की जगह हम इसको और अच्छे से अगर बात करें, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन है उनके साथ हमें ये देखने को नहीं मिलता, नॉट सीन विद लॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट। मतलब वो मेडिकेशन जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं उनके साथ हमें ये डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम नहीं देखने को मिलता। एग्जाम्पल की हम बात करें, फ्लुक्जेक्टिन। ठीक है, कि सपोज करो लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस क्या करती हैं, आज आपने दी, उनका जो इफेक्ट है वो आपका 2 से 3 हफ्ता तक चलता रहता है, उसके बाद ही डेवलप होता है। या फिर हम ये बात करें कि आज मेडिकेशंस दी तो उसका इफेक्ट आपका 2 से 3 हफ्ता तक रहता है। ठीक है, तो आप उसको सडन बंद भी कर दोगे तो उसमें एज सच कोई भी हमें विड्रॉल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बट जो आपकी शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशन है, कौन सी है, पैरोजेटिन, उसकी वजह से आपके पास विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। अब इसके भी हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आते हैं भाई, वो सुन लो। सिम्टम्स ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम।
जो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम है उसकी वजह से कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं? तो इसमें जो सिम्पटम्स आते हैं वो आते हैं फ्लू लाइक सिम्पटम्स। फ्लू लाइक यानी आपको खाँसी-जुकाम हुआ है, बॉडी आपकी पूरी लेथार्जी हो जाएगी, ठीक है? बहुत आप वीक हो जाओगे, मतलब आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी, ऐसे हमारे पास फ्लू लाइक सिम्पटम्स आते हैं। उसके अलावा हमें इनसोम्निया हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट में नोज़िया हो सकता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका सेंसरी डिस्टर्बेंस है, सेंसरी डिस्टर्बेंस वो डेवलप हो सकता है या फिर पेशेंट हाइपर एक्टिव हो सकता है, हाइपर एक्टिव या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाइपर अराउजल, ठीक है? तो ये कॉमनली हमें सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं किसकी वजह से? जो आपका डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो रहा है उसकी वजह से। क्या-क्या हो सकता है? पेशेंट में फ्लू लाइक सिम्पटम्स आ सकते हैं जैसे लेथार्जी है, वीकनेस है, आपका हेडेक भी हो सकता है पेशेंट को। तो ये हमें कॉमनली साइन सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं जब अगर आपने शॉर्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट को सडनली बंद कर दिया है तो, ठीक है? विथड्रॉवल सिम्पटम्स हैं, तो ये हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे पास कंप्लीट जो हमने डिस्कशन किया किसके बारे में? एसएसआरआईज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारी कैटेगरी की ड्रग है। कौन सी है सेकंड कैटेगरी की ड्रग? सेकंड कैटेगरी की ड्रग है हमारे पास एसएनआरआई। क्या मतलब है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। अब यहाँ पे ये जो मेडिकेशन है ये क्या काम करवा रही है? सेरोटोनिन को साथ-साथ उसके अलावा जो नोरएपिनेफ्रिन है उसको भी रीअपटेक को बंद करवा रही है, ठीक है? तो इनको हम जो मेडिकेशंस को नाम देते हैं कि also known as dual reuptake inhibitors। क्यों? क्योंकि दो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का रीअपटेक को इनहिबिट कर रही हैं, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? ड्यूअल रीअपटेक इनहिबिटर्स। आपका सेरोटोनिन का लेवल भी और जो नोरएपिनेफ्रिन है, उसके जो रीअपटेक हो रहा है, उसको दोनों को ही ये इनहिबिट कर देती है। ठीक है? चलिए, तो अगर आपका दोनों का ही लेवल बात करें कि जो दोनों हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दोनों का ही लेवल अगर ये बढ़ा देंगी, तो हमने डिजीज कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे। कौन सी डिजीज कंडीशन है? मेलानकोलिक डिप्रेशन। क्या होता है मेलानकोलिक डिप्रेशन में? ये आपका बहुत सीवियर टाइप का डिप्रेशन है, ठीक है? जिसमें मेलानकोलिक के फीचर्स आ जाते हैं। मेलानकोलिक का मतलब होता है कि आपकी जो इमोशंस जो होते हैं वो पहले ही वहाँ पे सैड हैं, ठीक है? बिल्कुल एम्प्टी मोड जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं मेलानकोलिक को आपका एम्प्टी मोड। कि पेशेंट बिल्कुल पहले से ही खाली है और उसके बाद उसको डिप्रेशन हो गया। एक तो वो बेचारा पहले ही परेशान था, पहले ही दुखी था, डिप्रेशन और हो गया। डिप्रेशन होना का मतलब उसका जो मूड है वो अब और सैड होने लग गया है। तो बहुत ज़्यादा इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये हमारे पास एक सीवियर कंडीशन हो जाती है डिप्रेशन की, ठीक है? तो ऐसा जो डिप्रेशन होता है, मेलानकोलिक डिप्रेशन, उनमें ये जो हमारी मेडिकेशंस है एसएनआरआई ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। मोस्ट इफ़ेक्टिव इन इन ये लीजिए किसमें? मेलानकोलिक डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं ये मेडिकेशंस। क्यों? क्योंकि जो आपका डिप्रेशन हुआ है, जो मूड कम हुआ है, उसको आपको जल्दी से जल्दी एलिवेट करवाना है। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ों का हो गया, आपकी जो मेलानकोलिक पर्सनैलिटी है उसकी वजह से भी पहले से मूड खराब है और डिप्रेशन जो हुआ उसकी वजह से भी मूड की आपकी वाट लग गई है।
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमने ये मेडिकेशंस देनी है ताकि दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल अप हो और जो पेशेंट है उसकी रिकवरी आपकी थोड़ा जल्दी हो जाए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि जो एसएनआरआईज कैटेगरी की मेडिकेशंस है, इसमें हमारे पास कौन-कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो इसमें हमारे पास है वेनलाफैक्सिन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास मिलनासिप्राम, ठीक है। दो कैटेगरी के हम मेडिकेशंस पढ़ते हैं यहाँ पे, वेनलाफैक्सिन एंड मिलनासिप्राम। और भी काफी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, बट हम जो मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो हमारे पास यही दो मेडिकेशंस हैं। अगर लिस्ट की अगर हम बात करना चाहें तो फिर तो काफी सारी मेडिकेशंस हमें मिल सकती हैं, ठीक है। इसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, इसके क्या आते हैं भाई, जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो आपके सेम एज एसएसआरआईज। जो आपने एसएसआरआईज में जो साइन सिम्टम्स जो साइड इफेक्ट्स पढ़े थे, वही साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी की जो ड्रग थी उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करें थर्ड कैटेगरी, कौन सी, टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यहाँ पे हमारे पास एक मेडिकेशन हम और यूज करते हैं, उसका क्या नाम है, ट्राईसाइक्लिक एंड टेट्रासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो दोनों ही प्रकार की हम मेडिकेशन यहाँ पे यूज करते हैं। ट्राई यानी तीन, ट्राई ट्राई यानी चार, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के हम मेडिकेशन का यूज करते हैं। क्या काम करती हैं भाई ये मेडिकेशंस, बोथ बोथ block the both block the transportation both block the transporters of serotonin and norepinephrine। नोरएपिनेफ्रिन जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन और जो नोरएपिनेफ्रिन है, उनको जो लेके जाने वाले जो सबस्टांसेज है जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर, उन दोनों को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। अब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आगे नहीं लेके जाएंगे और उनका लेवल आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है ना कि हाँ भाई, ये जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक गोदाम है, यहाँ पे काफी चीजें भरी हुई है, यहाँ से आपके पास ट्रांसपोर्ट आगे लेके जा रहे हैं सामान को, आपने इन्हीं को ब्लॉक कर दिया तो सामान अब आगे नहीं जाएगा, तो जो सारा स्टोर्ड है वो यहीं पे आपका रह जाएगा और यहाँ पे रहेगा तो जो उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मेडिकेशंस ऐसे काम करती हैं, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो लेवल है सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मेडिकेशंस हैं उनमें कौन कौन सी मेडिकेशंस हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम इनका देखें टीसीए का, तो टीसीए का हम कॉमनली जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो कौन सा है, इमिप्रामाइन, सबने देख रखा है, सबने सुन रखा है, जो आपकी क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन डीओसी है। क्या है भाई ये, सेकंड मोस्ट कॉमन डीओसी फॉर फंक्शनल एन्यूरेसिस। पहली कौन सी होती है, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमिप्रामिन की। इमिप्रामिन क्या है, आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस है एन्यूरेसिस के लिए, ठीक है। और कौन कौन सी मेडिकेशंस यहाँ पे होती हैं, तो और अगर हम बात करें और कौन कौन सी होती हैं, क्लोमिप्रामाइन। क्लोमिप्रामाइन क्या है, ये आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन डीओसी है, किसके लिए, फॉर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के लिए। कौन सी, क्लोमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन आपकी सेकंड है एन्यूरेसिस, क्लोमिप्रामाइन आपकी सेकंड मोस्ट कॉमन है ओसीएन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि और कौन कौन सी इसमें मेडिकेशंस होती हैं, और इसमें आती है हमारे पास डेसिप्रामाइन,
ये क्या होती है भाई, डेसिप्रामाइन की हम बात करें तो ये हमारे पास मोस्ट नोरएपिनेफ्रिन मोस्ट नो सॉरी नोरएपिनेफ्रिन सेलेक्टिव होती है भाई। ये किसको सेलेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ नोरएपिनेफ्रिन को। कौन सी, डेसिप्रामाइन। क्लियर है। तो टीसी में हमने तीन ड्रग्स के नाम पढ़े। इमिप्रामाइन, ये आपकी सेकेंड मोस्ट कॉमन डीओसी है एन्यूरेसिस के लिए। क्लोमिप्रामाइन ये आपकी ओसीएन के लिए सेकेंड मोस्ट है। और डेसिप्रामाइन ये आपके पास जो मोस्ट कॉमनली नोर एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गई बात टीसीए के बारे में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जो ये मेडिकेशंस हैं इनके हमारे पास क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो पेशेंट में हमारे पास क्या हो गया भाई, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारे पास। चलिए देखते हैं अब। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे पास ड्राई माउथ, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं आपका, फर्स्ट इसमें आता है ड्राई माउथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या होते हैं तो इसमें आपका डेलेरियम। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आते हैं आपके जो टीसीए जो हम कैटेगरी की जो मेडिकेशंस है वो यूज करते हैं तब। ठीक है, ये जो हमने साइड इफेक्ट्स लिखे हैं ये आपके कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनकी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो ये आपके होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो टीसीए है, नेवर यूज्ड इन, कहां पे यूज नहीं करना है भाई हमें, नैरो एंगल, नैरो एंगल ग्लूकोमा एंड, और दूसरी चीज प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। कहां पे, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। क्यों यूज नहीं करनी है भाई हमने इन दो डिजीज कंडीशंस में ये, तो जैसा कि हमने अभी इसके साइड इफेक्ट्स पढ़े हैं, साइड इफेक्ट्स में हमने क्या बात की कि इस मेडिकेशंस की वजह से ब्लड विजन हो रहा है और सेकंड यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है। अगर ये मेडिकेशंस के ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो ये जो डिजीज कंडीशन है इनके भी साइड इफेक्ट्स हमें कुछ ऐसे ही मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है तो वहां पे भी यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, इनकंटीनेंस बढ़ जाता है, और जो ग्लूकोमा है वहां पे भी हमें ब्लड विजन देखने को मिलता है। तो इसकी जो सीवियरिटी है इन दोनों डिजीज कंडीशंस की, तो ये जो मेडिकेशन है आपकी टीसीए, ये इनकी सीवियरिटी को बढ़ा देंगी। इसीलिए हमने ये मेडिकेशंस आपके इन दोनों डिजीज कंडीशंस में यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो पहला आपका साइड इफेक्ट्स क्या हुआ, एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, जिसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं जो हमने नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद हम बात करें सेकंड आपका सीवीएस से रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम बात करें तो ये मेडिकेशंस क्या करवाती है भाई, टेकीकार्डिया करवा देती है। उसके अलावा अरेदमियाज कोज करवा देती है भाई।
अरिदमियास, ठीक है, अरिदमियास कोज करवा देंगी। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज का ध्यान रखना है भाई? ईसीजी और कार्डियक मॉनिटरिंग should be done should be done prior to starting of TCAs। अगर हमने ये कैटेगरी की मेडिकेशन स्टार्ट करनी है किसी पेशेंट में, तो हमें पेशेंट की जो कार्डियक मॉनिटरिंग है वो हमें पहले ही चेक कर लेनी है। उसकी ईसीजी हमने पहले ही चेक कर लेनी है कि कहीं पहले से उसमें अरिथमियास तो नहीं हो रहे हैं, उसका क्यूटी इंटरवल तो नहीं बढ़ा हुआ है, उसमें टी वेव तो नहीं बढ़ी हुई है। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर लेनी है, पहले ही हमने चेक कर लेने हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो हमने ये जो मेडिकेशन है ये नहीं देनी है, नहीं तो पेशेंट में जो अरिथमिया है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे और पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई, और क्या क्या है यहाँ पे होता है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, सीवीएस में हमें और क्या देखने को मिलता है, अरिथमिया हमने देखने को मिलता है। उसके अलावा जो अभी हमने बात की, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा भाई, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा आपका। एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गए कार्डियोवैस्कुलर के आने वाले जो साइड इफेक्ट्स है उनके बारे में। उसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स के बारे में, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स, ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स। तो ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स में हमारे पास होता है एक मोस्ट कॉमन जो हम पढ़ते हैं, पोस्चुरल हाइपरटेंशन, पोस्चुरल हाइपरटेंशन। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ड्यू टू अल्फा ब्लॉकेज, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उनके ब्लॉक होने की वजह से पोस्चुरल हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी यहाँ पे आते हैं भाई, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल में आपके ट्रेमर्स डेवलप हो जाएंगे, पेशेंट में सीजर्स आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से, ट्रीमर्स एंड सीजर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर और हम बात करें कि और टीसीए आपकी क्या करवाती है, तो टीसीए भी आपका वेट गेन करवा देती है और सेडेशन कोज करवाती है, क्लियर है। चलिए भाई, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टीसीए के बारे में। अब जो टीसीए मेडिकेशन है उसकी अगर हम बात करें, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, अगर जो टीसीए मेडिकेशन है उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या, ट्रीटमेंट ऑफ टीसीए टॉक्सिसिटी, कौन सा यूज करते हैं हम इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे यूज करते हैं, आईवी हम इसमें यूज करेंगे। सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि जो टीसीए टॉक्सिसिटी है उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट में सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कम हो जाएगा, पेशेंट में सीवियर अरिथमियाज डेवलप हो जाएंगे जो अभी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास कॉमनली जो साइन सिम्टम्स आते हैं टीसीए के, उनकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो ये था हमारे पास थर्ड कैटेगरी की ड्रग। अब हम जो फोर्थ कैटेगरी की ड्रग पढ़ेंगे उसके बारे में। फोर्थ कौन सी है, आप सभी ने नाम सुना होगा, माओज, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, क्या नाम है भाई, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। तो अगर इन मेडिकेशंस की अगर हम बात करें क्या होती हैं, तो ये जो मेडिकेशंस हैं फर्स्ट क्लास ऑफ अप्रूव्ड एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट
एंटी डिप्रेसेंट की जितनी भी हमने अभी कैटेगरी पढ़ी है, टोटल 3, चौथी हम ये पढ़ रहे हैं। इन चारों में से जो सबसे पहली अप्रूव्ड जो कैटेगरी है वो आपकी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की है। ठीक है, क्या काम करवाती है भाई? ये काम करवाती है इनहिबिट मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिट मैकेनिज्म ऑफ मोनोएमाइन्स मोनोअमाइन्स मोनोअमाइन्स क्या काम करते हैं? मोनोअमाइन्स एक स्पेशल हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि आपके सिनेप्स में पाए जाते हैं और वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं कि वहां पे जो लेवल है वो एक्सेस ना हो। ठीक है, चलिए अब ये उनकी एक्टिविटी को कम कर देंगी। तो एक्टिविटी को कम करेंगे तो हमने क्या करना है, पहले से ही वहां पे जो सेरोटोनिन लेवल था वो कम हो रहा था, तभी डिप्रेशन हुआ। अब ये मेडिकेशंस जो मोनोएमाइन्स वहां पे प्रेजेंट हैं उनकी एक्टिविटी को एक्टिव नहीं होने देंगी, उनकी जो मैकेनिज्म है उसको बंद कर देंगी। तो वहां पे जो प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको डिग्रेडेशन नहीं होगा, उनका जो लेवल है वो कम नहीं होगा और धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, माओज की वजह से क्या हो सकता है। तो हमने पढ़ा है माओज की वजह से चीज रिएक्शंस हो सकती हैं। अगर माओज के साथ में हमने कुछ टायरामाइन कंटामिन जो फूड्स है वो दे दिया तो पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है भाई? चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्या हो सकता है पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब हो सकता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस? इफ, या फिर हम इफ सॉरी ऐसे लिख देते हैं, इफ टायरामाइन रिच फूड गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ आप ट्रीट करने जा रहे हो और पेशेंट ने टायरामाइन रिच फूड कंटेन कर लिया है तो पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत लेवल पे अप हो जाएगा। ठीक है, अब जो टायरामाइन रिच फूड है वो कौन कौन से होते हैं? चीज, फिश, आपके रेड वाइन, यहाँ पे हम मीट भी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें जो आपके पिकल्स हैं, जो अचार जो डब्बा पैक्ड होते हैं, जो पैकेट में आपको मार्केट से अवेलेबल होता है उनमें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, बियर में भी टायरामीन होता है। तो ऐसे जो ये हमारे पास फूड्स हैं इनको हमें पेशेंट जब एमएआई चल रही हो, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पेशेंट में आप दे रहे हो तो इन फूड्स को हमें अवॉइड करना है। चीज, जो भी चीज के जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने कोई भी नहीं देने हैं। ठीक है, चलिए क्या करती हैं भाई ये, इसके अलावा ये क्या काम करती हैं? जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं ये इनहिबिट करवा देती हैं, इनहिबिट टायरामाइन मेटाबॉलिज्म। जो टायरामाइन है उसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करवा देती है, जिसकी वजह से जो टायरामाइन है वो कहाँ पे चला जाता है? आपके ब्लड सर्कुलेशन में। और अगर टायरामाइन आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला गया तो वो आपका बीपी को एनहांस करवा देगा और पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। तो अगर पेशेंट में मान लो गलती से पेशेंट ने ऐसा कर लिया है तो वहां पे हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट आपका चॉइस क्या होगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस में? तो हम जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे वो होगा हमारे पास फेंटोलामाइन। कौन सी मेडिकेशन हम यूज करेंगे? फेंटोलामाइन। ठीक है, इस मेडिकेशन की हेल्प लेके हम पेशेंट का हाइपरटेंसिव जो क्राइसिस हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब भाई हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात चल रही है तो एक इम्पोर्टेंट चीज और सुन लीजिए कि ये तो हमने बात कर ली कि हाँ भाई टायरामीन की वजह से हुआ, बट अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड आपके पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो
प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इसको हम कौन सी मेडिकेशन से ठीक करेंगे, ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मेडिकेशन से हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ठीक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर ली हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में। एक चीज हमारी इसमें जो मिस हो गई है वो क्या हुई है कि जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं उनके एग्जाम्पल, हमने इनके एग्जाम्पल तो पढ़े ही नहीं कि हमें कौन कौन सी दवाइयां होती हैं जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं फेनेलेजिन। ठीक है, तो जो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हम इसमें पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन वो कौन सा होता है, फेनेलेजिन। उसके अलावा हमारे पास होते हैं सेलिजिनिन, सेलिजलिन, उसके अलावा रेसाग्लिन। ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में। क्लियर है, तो ये था हमारी आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, अगर हम इसको समराइज करें तो हमने पढ़े आज की क्लास में एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। एंटी डिप्रेसेंट की हमने टोटल 4 कैटेगरी पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा एसएसआरआईज, फिर हमने पढ़ा एसएनआरआईज, फिर हमने पढ़ा टीसीए और लास्ट में हमने पढ़ा मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, आपके लिए काफी नॉलेजेबल होगी। तो बने रहिए नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के साथ। आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत जारी रखिए, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपकी क्वेरीज आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो अपना कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।